जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले इलेक्शन के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो होता क्या है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आखिर जो री इलेक्शन होता है वो क्यों होता है, उसके बाद इलेक्शन के ऊपर जो भी आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो उत्तराखंड के जो सीएम थे जिनका नाम था तीरथ सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन दे दिया है अपने पोस्ट से और अब जो नए जो सीएम बने हैं उनका नाम है पुष्कर धनी। और इनके रिजाइन करने का रीज़न ये था कि इनका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था और ये ओवर जा रहा था। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। वो भी रीज़न ये था कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ पे। और एक रूल है कि अगर मान लो कि किसी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होता है तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक उस सीट पे रह सकता है। और उसके बाद या तो अगर 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इलेक्शन ना होने की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे भारत में जो इलेक्शन का स्ट्रक्चर है, जो भारत सरकार का स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमारा जो भारत का संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मतलब संघवाद का ढांचा जो फॉलो करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये 2 हाउस के द्वारा बनाया जाता है। एक तो राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं, दूसरा जो है वो है लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस बोलते हैं। ये दोनों हाउस पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लॉ बनाते हैं जिसको कि प्रेसिडेंट के द्वारा पास करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम राज्यसभा की बात कर ले तो वहाँ पे अभी मैक्सिमम जो मेंबर है 250 सीट है, 250 सीट है राज्यसभा में। और जो अभी मेंबर है वो 245 मेंबर है। अगर हम लोकसभा की बात कर ले तो वहाँ पे जो मैक्सिमम सीट है वो 552 सीट है भारत के अंदर, और जो करंट में है वो है 542 मेंबर वहाँ पे। तो अगर जो ये राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स मिल के जो ये नियम बनाते हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रद्द भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना राइट है रद्द करने का। तो हमारे भारत में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा का इलेक्शन, दूसरा होता है राज्यसभा का इलेक्शन, तीसरा होता है वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने लोकसभा इलेक्शन के बारे में। तो लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो हर 5 साल पे होता है और ये जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पे, वहाँ पे जाके फिर अपने पसंदीदा जो मेंबर होते हैं उनके जो उनकी पार्टी होती है उसको जाके वो बटन दबाते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन हेल्ड होता है। तो अगर हम सीट की बात करें तो इसमें टोटल 545 सीट है, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन सीट है जिसको कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं 2 लोगों को। तो जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ 543 सीट पे होता है जो कि लोग जाके वोटिंग करते हैं। और ये जो 543 सीट है वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, जहाँ पे कम जनसंख्या है वहाँ पे कम सीटें हैं। तो अगर हम सबसे ज़्यादा सीट की बात कर ले लोकसभा की किस राज्य में है तो वो है यूपी में, वहाँ पे टोटल 80 सीट है। और उसके बाद महाराष्ट्र में है जहाँ पे 48 सीट है, फिर वेस्ट बंगाल में है जहाँ पे 42 सीट है, और फिर बिहार में जहाँ पे 40 सीट है। और अगर सबसे कम लोकसभा सीट की बात कर ले तो वो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में है जहाँ पे सिर्फ 1 सीट है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बात कर ले तो वहाँ पे अंडमान निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यहाँ पे सिर्फ 1-1 सीटें हैं। और दिल्ली जो है वहाँ पे 7 सीट हैं। इस इलेक्शन में अगर किसी पार्टी को 50% से ज़्यादा सीट मिलता है, मतलब कि 543 सीटों में से अगर किसी पार्टी को 222 से ज़्यादा सीट मिलता है तो वो डायरेक्टली इलेक्शन जीत जाता है और फिर वो अपनी सरकार बना सकता है। और जो पार्टी जीतती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ करती है और फिर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो ये जो राज्यसभा है वो लोकसभा इलेक्शन से बहुत अलग है, क्योंकि जैसे लोकसभा इलेक्शन में जो आम जनता है वो चूज़ करती है अपना प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे ही राज्यसभा में जो एमएलए होते हैं वो चूज़ करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। इसमें टोटल 250 सीट्स होते हैं, जिसमें कि जो 12 सीट होते हैं वो डायरेक्टली भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं। और जो 12 लोग चुने जाते हैं उसमें कंडीशन ये होता है कि वो लोग आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में और सोशल साइंस में वो लोग एक्स्ट्रा हों, मतलब उन लोगों को महारत हासिल हो। और जो बचा 238 सीट, वो 238 सीट जो है वो एमएलए के द्वारा चुना जाता है। और ये भी जो सीट्स है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड है कि जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे सीट ज़्यादा है।
और हर राज्य का फिक्स एक मतलब राज्यसभा की जो सीट है वो फिक्स होती है। अगर हम बात कर ले कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है राज्यसभा का, तो वो है यूपी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे टोटल 40 सीट्स हैं। और जो सबसे कम सीट है वो है सिक्किम के अंदर, वहाँ पे 32 राज्यसभा सीट्स हैं। और जो हर राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका टाइम 6 साल का होता है। तो हम लोग बात करेंगे स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में, जिसको कि विधानसभा भी बोलते हैं। तो विधानसभा के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आम लोग विधायक को वोट देते हैं अपने अपने एरिया में। ये जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसमें भी जो सीट होता है वो फिक्स होता है अपने अपने एरिया के हिसाब से। और ये जो विधायक अपने अपने एरिया में खड़े होते हैं, ये अपने अपने पार्टियों के लिए खड़े होते हैं। और ये भी इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में एक बार होता है। इसमें भी जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिला होगा वो पार्टी जीतती है, और फिर उसी पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है। जो जीतने वाली पार्टी होती जो जीती हुई पार्टी होती है, उसके जो एमएलए हैं वो सब मिलके उस स्टेट का सीएम चुनते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मान लो कि किसी भी पार्टी को अगर 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिला तो क्या होगा। तो अगर किसी भी पार्टी को 50% से वोट नहीं मिला तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला है उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी कि वो किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बना के अपनी सरकार बना ले, जो कि 50% से ज़्यादा वोट हो जाए दोनों को मिला के। तो वो पार्टी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहेगी जिसको कि सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा। तो उसके बाद जाके वो गठबंधन, ऐसा बहुत बार हो चुका है भारत के अंदर कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बना के अपनी सरकार बनाई हो। तो अब हम लोग बात करेंगे री इलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी कहीं कहीं आपने सुना होगा कि फिर से दोबारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है उस जगह पे। तो देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब कि नियम है कि री इलेक्शन होता है। तो इसके 6 कंडीशन है। अगर मान लो कि कहीं के सांसद के सदस्य की अगर डेथ हो जाती है या फिर किसी विधायक की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फिर से दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मान लो कि अगर कोई विधायक सांसद के लिए चुन लिया जाता है तो फिर विधायक की तो पोस्ट खाली हो गई, तो फिर उस विधायक की पोस्ट को भरने के लिए वहाँ पे इलेक्शन कराया जाएगा। अगर मान लो कि कोई सांसद का जो मेंबर है उसको सीएम चुन लिया जाता है तो फिर सांसद की तो पोस्ट खाली हो गई, तो उस सांसद की पोस्ट को भरने के लिए फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज हुआ तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है तो वो रिजाइन नहीं देते हैं। चौथा है कि अगर मान लो कि कोई जो विधायक भी है और सांसद का मेंबर भी है और कहीं और थर्ड जगह पे भी इन्वॉल्व है तो उसको अपने एक पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पोस्ट को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो तीनों पोस्ट को एक ही साथ संभाल के ले चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। पांचवा जो है वो है कि अगर मान लो कि कोई पॉलिटिशियन है वो 2 स्टेट में जीत जाता है। अगर मान लो कि कोई पॉलिटिशियन अगर 2 स्टेट में जीत रहा है तो उसको जो एक स्टेट है वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों स्टेट का सीएम सेम टाइम पे नहीं बन सकता है। तो जिस स्टेट से वो रिजाइन देगा उस स्टेट में तो सीट खाली हो जाएगी, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए फिर से री इलेक्शन करवाया जाएगा। और जो लास्ट और छठा है कि अगर मान लो कि कोई सांसद का सदस्य या कोई विधायक खुद को एक पार्टी से हटा के दूसरी पार्टी में चला जाता है, मतलब कि मान लो कि अगर उसको ये पार्टी पसंद नहीं आई तो इसमें से निकल के वो किसी और पार्टी ने ऑफ़र किया तो उसमें चला गया, तो फिर उस टाइम पे जो है वो री इलेक्शन कराना पड़ेगा। यही जो है वो उत्तराखंड के सरकार के साथ हुआ है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है और वहाँ पे ऐसा कंडीशन बन नहीं पा रहा कि इलेक्शन करवाया जाए। अब यही जो सेम सिचुएशन है वो बंगाल की भी है, क्योंकि वहाँ पे भी 6 महीने का टाइम दिया गया था ममता बनर्जी जी को, और 4 महीने बीत गए हैं और 2 महीने बचे हैं री इलेक्शन के लिए। बट ममता बनर्जी जी का कहना है कि उनकी जो वोटिंग है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो उन्होंने जाके अपना केस जो है वो सबमिट कर दिया है कोर्ट के अंदर। तो अब ये देखते हैं कि उसका क्या मैटर निकल के आता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत चुनाव आयोग है, इसको हमारे देश के संविधान में पार्ट 15 में मेंशन किया गया है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इसकी ये बात करता है। तो अगर हम आर्टिकल 324 को देख लें तो कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो देख रेख करना हो या कोई डायरेक्शन हो या जो पूरा कंट्रोल होता है वो भारत चुनाव आयोग के पास होता है, कि वहाँ पे कैसे इलेक्शन हेल्ड करवाना है, कैसे वहाँ पे सब कुछ मैनेज करता है। तो ये सारा जो पावर होता है वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के से और सीएम से ये सब ले लिया जाता है और पूरा जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाता है।
वहाँ पे आप किसी भी इंसान को, मतलब ये आर्टिकल 225 बोलता है कि वहाँ पे आप किसी भी इंसान को उसके धर्म के आधार पे या कास्ट के आधार पे या उसकी जो सेक्स है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है, इसके आधार पे आप उसको वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। जो आर्टिकल 326 बोलता है वो ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान जो एडल्ट हो, मतलब 18 प्लस का हो, 18 साल से जिसकी ज़्यादा एज हो, वो वोट दे सकता है। आर्टिकल 327 बोलता है कि सांसद के पास पावर है कि वो जो विधानमंडल है उसका इलेक्शन हेल्ड करवा सकता है। विधानमंडल का ये पावर जो है वो सांसद के हाथ में है। आर्टिकल 328 ये बोलता है कि जो पंचायत और म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन होता है वो उसका जो पावर है वो विधानमंडल के हाथ में है, मतलब पावर ऑफ लेजिस्लेचर के हाथ में है कि वो उनका इलेक्शन मतलब अपने कंट्रोल में आके करा सकता है। और जो आर्टिकल 329 बोलता है कि इस मैटर में जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक कोर्ट इस मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, इलेक्शन हो जाने के बाद वो इंटरफेयर कर सकते हैं, बट जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।